नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां इसी लाइन को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वास्तव में भाषा क्या होती है। भाषा भौगोलिक सीमाओं के बंधन में बंधी हुई होती है ना। क्या लिख सकते हैं हम कि भाषा भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं या भौगोलिक जो क्षेत्र हैं, भौगोलिक जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के बंधन में क्या होती है, बंधी हुई होती है ना। एक विशेष भूभाग में आप जाएंगे तो वहाँ विशेष एक भाषा का स्वरूप पाया जाएगा। उससे जैसे बोलते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले पानी, ये तो हमारे राजस्थान और भारत देश की विशेषता हो गई। तो भूगोल यानी एक विशेष भूभाग पर आप जाएंगे, वहाँ पर ही भाषा को आपको एक अलग रूप देखने को मिलेगा। आप 20 किलोमीटर या 30, 40, 50 किलोमीटर आप चेंज करेंगे, वहाँ थोड़ा सा अपने आप बदलने का टोन बदल जाएगा। प्रतीकों में, ध्वनि में आप परिवर्तन देखेंगे। लिपि तो हमेशा एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन बोलने का टोन, तरीका सब बदल जाता है। भाषा वास्तव में क्या है? भाषा एक प्रकार से विचार विनिमय का साधन है और यह हमेशा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। अनुकरण का जन्य का मतलब है अनुकरण से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। भाषा का जो सबसे प्रारंभिक जो सोपान है सीखने का, आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो उसमें एक पढ़ेंगे अनुकरण जन्य प्रक्रिया होती है। कैसे कि जब हम दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलता हुआ देखते हैं तब उसके हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और सुन सुन के हम क्या कर लें, भाषा को सीख जाते हैं। इसलिए भाषा को हमने क्या बोला है, अनुकरणजन्य प्रक्रिया। और यही कारण है कि जब एक बालक परिवार में आता है तब बालक अपने माँ बाप से, परिवार के सदस्यों से जैसा जैसा वो देखता है ना, सुनता है ना, वैसा वैसा ही अनुकरण करके हम उसको पापा पापा बोलना सिखाते हैं, मामा मामा करके उसको मम्मी मामा मामा ऐसे बोलना सिखाते हैं। तो वास्तव में भाषा क्या है, एक अनुकरण जन्य प्रक्रिया है जिसे अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। तो सीखना तो किससे होता है, हमारा अनुकरण से। अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी बातें इसमें अनुकरण भी होता है, इसमें प्रयत्न भी होता है, जिज्ञासा भी होता है और अभ्यास भी होता है। तो भाषा कैसी प्रक्रिया है? अनुकरण जन्य, अनुकरण से जन्म लेने वाली, अनुकरण से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। भाषा को अनुकरण से सीखा जाता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा भाषा में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास के द्वारा भाषा में क्या प्राप्त कर सकते हैं आप? दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा आपको भाषा सीखने के 4 मुख्य सोपान या 3 मुख्य सोपान होते हैं कि सबसे पहले हमारे मन में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के बाद फिर हम क्या करें, सीखने के लिए प्रयत्न होना चाहिए, और इसके बाद में हम क्या करें, उसका अनुकरण करें, और लास्ट में उसका बार बार अभ्यास करें। इन 4 सोपानों से या मुख्य 3 सोपान पढ़ें। प्रयत्न कहीं लिखा भी होता है, नहीं भी लिखा होता है। तो जो अनुकरण है उससे तो क्या होता है, भाषा सीखने का आरंभ होता है ना, उससे सीखी जाती है। और अभ्यास जितना आप करेंगे उतनी ही भाषा में आपको क्या मिलेगी, दक्षता मिलती है। तो ये दोनों भी इसकी विशेषता है कि अनुकरणजन्य प्रक्रिया है और अभ्यास द्वारा इसमें क्या आती है, दक्षता प्राप्त की जाती है। भाषा में क्या होता है, भाषा वास्तव में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। आप सोच के देखिएगा, यदि लिपि नहीं होती यानी और साथ में भाषा नहीं होती, तो जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जैसा संस्कृत का ज्ञान या दुनिया में और भी अन्य भाषाओं का ज्ञान आज जिसे हम जिस रूप में देख पाते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होता।
तो ये क्या है, वास्तव में ज्ञान के स्थानांतरण का एक प्रमुख साधन है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी ज्ञान का जो स्थानांतरण होता है, वो स्थानांतरण पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये क्या है, भाषा क्या होती है वास्तव में, ये एक प्रकार से ज्ञान के स्थानांतरण का साधन होती है। प्रत्येक भाषा, दुनिया की आप कोई सी भी भाषा ले लो, उसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे उनका नाम वर्ण कहते हो, कहीं शब्द होते हैं, कहीं वाक्य है। हम सब क्या हैं, देवनागरी लिपि के लोग हैं। हमारी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। संस्कृत, हिंदी या अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि यही है। तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक भाषा में वर्ण मान लीजिए, या इससे बड़ी इकाई जिसका नाम शब्द मान लीजिए, या इससे बड़ी इकाई इसका नाम क्या है, वाक्य मान लीजिए। ऐसी छोटी छोटी कुछ उपव्यवस्थाएं होती हैं। ये तो अपने आप में एक व्यवस्था तो है ही, एक विचार विनिमय करने की क्या है, व्यवस्था होती है। लेकिन इन व्यवस्था में भी, यानी भाषा संबंधी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी एक व्यवस्थित क्रम वर्ण, शब्द, वाक्य आदि के रूप में पाया जाता है। लास्ट बिंदु के रूप में दोस्तों, इस साथ अपनी बात खत्म करूंगा मैं, कि वास्तव में देखा जाए तो भाषा और जो विचार होता है ना, कौन कौन, भाषा और विचार, ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर सह संबंधित होते हैं। सह संबंधित से मेरा मतलब है दूसरों का एक दूसरे के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध होते हैं। कैसे, कि जैसा भाषा क्या है, भाषा वास्तव में विचार की अभिव्यक्ति है ना। और विचार क्या है, विचार वास्तव में देखा जाए तो वो भाषा के लिए एक प्लेटफॉर्म है ना। तो विचार होने पर भाषा रूप में प्रकट होता है, और भाषा विचार को प्रकट करने का एक माध्यम है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो इसको प्रकट करने का होता है, और इसको प्रकट करने के लिए जो साधन रूप होता है वो कौन है, हमारी भाषा। तो इतनी सारी बातें भाषा के बारे में है। ये क्या है, प्रकृति से मेरा मतलब ये था, मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति को आप क्या समझेंगे, कि प्रकृति का मतलब होता है कि भाषा वास्तव में होती क्या है, आप किस रूप में भाषा को देखते हैं, आप किस रूप में भाषा को समझे हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये भाषा के अर्थ को ही पूरा करती है। सबसे पहले बोला मैंने कि आत्मा के विचारों की अभिव्यक्ति क्या है, भाषा है। विचार अभिव्यक्ति का साधन ही क्या है, भाषा है। ध्वन्यात्मक रूप जो है वो भाषा का पाया जाता है, यानी ये ध्वनियों का संकलन होती है। परस्पर संपर्क से क्या होता है, भाषा का विकास होता है। इसके बाद हमने सीखा कि भाषा अर्जित होती है वातावरण से, यानी आसपास के परिवेश से हम सीखते हैं। भाषा का अर्जन किया जाता है, या आनुवांशिक रूप से प्राप्त नहीं होती। ये इसका बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु भी ध्यान रखिएगा। भाषा कला और विज्ञान क्या है, दोनों है। व्यवस्थित संरचना पाई जाती है। प्रत्येक भाषा में व्यवस्थित संरचना, वर्ण शब्द वाक्य रूप में समझे या किसी भी रूप में समझे, प्रत्येक भाषा की अपनी मौलिक संरचना होती है। प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से संरचना के आधार पर क्या होती हैं, अलग अलग। इसलिए मैंने आगे एक बिंदु भी लिखा था कि भाषाओं के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। ये समाज आधारित होती है, समाज सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होती हैं, समाज से प्रभावित भी होती है और समाज को प्रभावित भी करती हैं। ये गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए मैंने नीचे लिखा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा में हमेशा मूल स्वरूप को छोड़ करके परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए परिवर्तनशीला है। ये एक समन्वयात्मिका होती है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ ग्रहण करते हुए सबको मिलाते हुए चलती है। एक चिरकालिक प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय में एक भाषा का खात्मा मान लीजिए, जन्म मान लीजिए होता है। ये इसका अंतिम स्वरूप निश्चित नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक भाषा के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा से भी रूपात्मक रूप से अलग पाई जाती है। प्रत्येक भाषा के कुछ मानक रूप अवश्य होते हैं, यानी मौलिक रूप होते हैं। स्टैंडर्ड संरचना, जो मूल आधार फाउंडेशन जो होता है ना, वो हमेशा पाया जाता है। भाषा के अपने कुछ गुण भी होते हैं। प्रत्येक भाषा अपने में कुछ विशेषताओं के लिए होती है, कुछ गुणों के लिए होती है। भाषा प्रतीकात्मिकता होती है, क्योंकि भाषा के कुछ मौखिक और क्या होते हैं, लिखित प्रतीक होते हैं। भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों का एक समूह है। इसका हमेशा एक ध्वन्यात्मक व्यवस्थित स्वरूप पाया जाता है। भौगोलिक सीमाओं के बंधनों में बंधी होती है, यानी इसके आधार पर इसमें परिवर्तन देखा पाया जाता है। ये एक अनुकरणीयजन्य प्रक्रिया है, लेकिन अभ्यास के द्वारा भाषा में दक्षता प्राप्त की जाती है। दोनों बिंदु बड़े जोरदार अभी वापस पढ़ाऊंगा मैं आपको। ज्ञान का हस्तांतरण का साधन है, और दो बिंदु हमने सीखे कि वर्ण, शब्द और वाक्य इस प्रकार की उपव्यवस्थाएं भाषा में पाई जाती हैं। और लास्ट का बिंदु मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भाषा विचार दोनों परस्पर क्या होते हैं, सह संबंधित पाए जाते हैं। इसके बाद देखना, भाषा में एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा सीखने के सोपान कौन कौन से हैं, यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है। कैसे एक बालक जन्म के बाद में भाषा को अपने उन्नत स्तर तक विकसित कर लेता है, इसको हम बोलते हैं सीधी भाषा में भाषा सीखने के सोपान। यानी भाषा सीखने की एक सीढ़ी होती है, एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम भाषा सीखने के सोपान भी कह देते हैं, और कभी कभी इसको भाषा सीखने के अवयव भी कह देते हैं, है ना, उपक्रम भी कह देते हैं, कुछ भी रूप में हम कह देते हैं अवयव। तो भाषा सीखने के जो अवयव है, ध्यान रखिएगा, अब तक परीक्षा में सीधा प्रश्न ये कभी नहीं आया कि भाषा सीखने के अवयव कौन कौन से हैं। इतना आपसे जरूर पूछा है, पर यह कभी नहीं पूछा कि भाषा सीखने के अवयव कितने हैं।
यदि आप मोटे तौर पर देखते हैं तब तो आपको 3 दिखाई देंगे, और यदि बारीकी यानी सूक्ष्म रूप से यदि आप सीखते हैं तब आपको कितने दिखाई देंगे? 4। परीक्षा में अब तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता तो आपको कितने बताने हैं? 4 बताने हैं। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, तो इन चारों के नाम क्रमशः मैं लिखने जा रहा हूं, देखिएगा इधर। सबसे पहला जो होता है उसका नाम होता है जिज्ञासा। भाषा सीखने का जो सबसे पहला सोपान है, भाषा सीखने की जो पहली अनिवार्यता, उसका नाम क्या है? जिज्ञासा। दूसरा वाला जो सोपान है, सीढ़ी है भाषा सीखने की, उसका नाम है प्रयत्न या प्रयास, जिसे आप बोल सकते हैं। और तीसरा जो सोपान है यानी सीढ़ी है, उसका नाम होता है अनुकरण, जिसको मैंने अभी भाषा की प्रकृति में भी आपको लिया और मैंने कहा था कि इनको मैं आगे बताऊंगा। और चौथा जो चरण यानी क्रम होता है, उसका नाम होता है आपका अभ्यास, है ना। सबसे पहला जो मैंने लिखा है उसमें क्या लिखा आपके लिए? जिज्ञासा। इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है ना। बालक का जब जन्म होता है, सीधा समझिए इसको मनोविज्ञान के हिसाब से, कि भाषा जो विज्ञान है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कि भाषा सीखने के सोपान या अवयव है, इनको कहते हैं भाषा मनोविज्ञान के सोपान भी कह देते हैं ना। भाषा मनोविज्ञान में यदि भाषा सीखने का हम क्रम पढ़ें, भाषा मनोविज्ञान में यदि हम भाषा सीखने का क्रम पढ़ें कि भाषा मनोविज्ञान भाषा सीखने के क्रम में आपको कौन कौन से ये सोपान पढ़ाता है, तो भाषा मनोविज्ञान 4 सोपान बताता है आपको। सबसे पहला जो लिखा है उसका नाम क्या है? जिज्ञासा। एक बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद वो अपने माता पिता, अपने भाई यानी अपने परिवारजन, मान लीजिए सभी लोग इसमें आ जाते हैं, अपने परिवारजनों के संपर्क में आता है। जब वो परिवारजनों के संपर्क में आता है तो परिवारजनों के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वो सुनता है, और सुनने के बाद में वो धीरे धीरे उसके मन में ही जिज्ञासा पैदा होती है कि जैसे मेरे माँ बाप, जैसे मेरे भाई बहन, परिवार के सदस्य कुछ मुंह से कर रहे हैं, ऐसा ही मैं भी कुछ करूं, यानी जैसा जैसा वो उच्चारण कर रहे हैं वैसा वैसा मैं भी उच्चारण करूं, ऐसा उसके मन में क्या पैदा हो जाती है? सबसे पहले जिज्ञासा। तो एक बालक के जन्म के बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न या उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों को सुनकर बालक के मन में सबसे पहले क्या पैदा होती है? कि मैं भी इनका क्या करूं? उच्चारण करूं। इसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति या जिज्ञासा। दूसरा, जिज्ञासा शक्ति का अंतिम सोपान है। कई बार इन दोनों को याद रखिएगा, साथ भी पढ़ दिया जाता है, इसलिए ज्यादातर परीक्षाओं में ऑप्शन जब आते हैं ना तो वहां जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास देखने को मिलता है, और चौथा ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी। या हो सकता है कि जिज्ञासा की जगह प्रयत्न दे दे, अनुकरण और अभ्यास दे दे, और लास्ट में दे दे चौथा। तो 4 पढ़े आप, और जो मैंने बोला ना मोटे तौर पे आप देखेंगे तब जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास ये 3 दिखाई देंगे आपके, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ? बालक के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। अब बालक क्या करेगा? उस जिज्ञासा के वशीभूत होकर के बालक अपने माता पिता या परिवारजनों के द्वारा उच्चारित उन ध्वनियों को बोलने का क्या करेगा? उच्चारण करने का धीरे धीरे प्रयास करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रयत्न कहेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने सुना, फिर मेरा मन हुआ कि यार जैसे भी मेरे घर वाले बोल रहे हैं वैसे मैं भी बोलूं, ये तो मेरी जिज्ञासा हुई। फिर जैसे घर वाले बोल रहे हैं ना, उस वैसी बोलने की जो मेरी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के वशीभूत होकर के मैं बोलने का क्या कर रहा हूं? प्रयास कर रहा हूं, ये मेरा प्रयत्न हुआ। एक शिक्षक की भांति परिवार के जन, एक शिक्षक की भांति परिवार के लोग मुझे इन ध्वनियों को सुना रहे हैं, और मैं भी सामान्य उनको बार बार उनके अनुसार अनुकरण करने का प्रयास कर रहा हूं। यानी एक बालक जब अपने परिवारजनों के द्वारा इस प्रकार की ध्वनियों को सुनता है, जब शिक्षक की भांति परिवार के सदस्य उसको बार बार बहुत सारी ध्वनि, वाक्य, शब्द आदि सुनाते हैं, तो वो क्या करता है? उन सभी शब्दों का, उन सभी ध्वनियों का, वाक्यों का, चाहे शब्द रूप ध्वनि हो चाहे वाक्य रूप ध्वनि हो, उन सभी ध्वनियों का जो वो लोग उच्चारण करते हैं, उन ध्वनियों का वो क्या करता है? उच्चारण करने लग जाता है। ये क्या कर रहा है? एक तरह से वो अपने परिवारजनों का अनुकरण करने लगा है। मैंने आपको क्या बोला था कि भाषा वास्तव में अनुकरण जन्य प्रक्रिया होती है। हम अपने घर वालों से जैसा सुनते हैं ना, वैसा ही हम बोलने का प्रयास करते हैं, और प्रयास के बाद हम वैसा ही बोलने लग जाते हैं। फिर एक समय आता है जब उन्हीं ध्वनियों को बार बार मुहुर्मुहु पुनर्पुनः बार बार क्या करके उनका अनुकरण जन्य जो था उच्चारण, उसको बार बार उच्चारण करके धीरे धीरे हम उनका बार बार अभ्यास करके अपनी भाषा में क्या प्राप्त कर लेते हैं? दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। तो 4 चीजें हो गई मुख्य। तो मौलिक रूप से सबसे पहले बालक अपने परिवारजनों के माध्यम से जब सुनता है तो उसके मन में उनके जैसा ही बोलने की जिज्ञासा पैदा हुई। फिर वो उनके अनुसार ही उनकी जिज्ञासा के वशीभूत की, यार मुझे भी बोलना है, ऐसा वो समझ करके फिर क्या करता है? वो बोलने का प्रयत्न नहीं प्रयास करता है। फिर प्रयास के बाद क्या करता है? वो घर वालों की उन्हीं ध्वनियों का बार बार वापस उनके जैसा ही अनुकरण करने का प्रयास करता है, और जो अनुकरण में उसने उच्चारण किया है उसका बार बार अपनी प्रवृत्ति आदत में ला करके उसका अभ्यास करके अपनी भाषा में दक्षता प्राप्त कर लेता है। मनोविज्ञान भी बोलता है
कि जब सामान्य 5 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का बालक यदि मुस्कुराहट देता है अपने माता पिता को, तो वास्तव में मुस्कुरा रहा नहीं होता है, वो अपने माता अनुकरण करता है। आप बच्चे के सामने ची करोगे तो वो भी इसी तरह की आकृति बना लेगा। हम सोचते हैं बालक मुस्कुरा रहा है, बालक वास्तव में मुस्कुरा नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, अनुकरण ही कर रहा था आपका। तो इसी प्रकार से भाषा विज्ञान में भी है। तो ये सीखने के क्या होते हैं, 4 सोपान। सबसे पहले जिज्ञासा, फिर उसके बाद प्रयत्न, उसके बाद अनुकरण, उसके बाद में अभ्यास। कहीं कहीं प्रयत्न को नहीं लिखा जाता, तो आप समझ जाइएगा। अब प्रश्न आ जाए परीक्षा में कौन सा नहीं है, तो जो 4 में से नहीं होगा या इन 3 मुख्य दे दे और कोई दूसरा अलग दे दे उसको छांट लेना। और ज्यादातर अभी 3-4 बार परीक्षाओं में आया तो वहां पर क्या दिया, उपरोक्त सभी दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।